हेलो एवरीवन स्टूडेंट, वर्ल्ड करेंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम इस मंथ की जो लेटेस्ट न्यूज़ है उन पर चर्चा करेंगे और वहाँ से जो करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन निकलते हैं उन्हें हम यहाँ पर कवर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब है समझने का, हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को और क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन का पैटर्न जो है ये अभी जो हाल ही में जो करंट अफेयर्स में चल रहा है, मतलब कि हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं से लेकर जो करंट अफेयर निकल कर आएंगे उन करंट अफेयर को हम लेकर आने वाले हैं दोस्तों। तो आपके सामने हम ऐसे कुछ इंटरनेशनल लेवल के भी करंट अफेयर्स आपके सामने ले आएंगे जो इंटरनेशनल लेवल के हैं। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, वित्त मंत्रालय की बात करेंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री से। और यहाँ पर सबसे पहले एक क्वेश्चन बन के आता है इस मंथ का जो करंट अफेयर है, इस मंथ के करंट अफेयर से दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ निकल के आता है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट है, किसे वित्त मंत्रालय के वित्त सेवा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हाल ही में जो है वित्त मंत्रालय के वित्त सेवा विभाग में सचिव के रूप में जो नियुक्त किया गया है, इनका नाम क्या है आपको ये बताना है दोस्तों। तो फाइनेंशियल जो है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस में सचिव के रूप में जिन्हें नियुक्त किया गया है, इनमें इस टाइप के क्वेश्चन बन के आएंगे। पहला है आशीष शर्मा, दूसरा है विनोद बघेल, तीसरा अजय सिंह और चौथा है संजय मल्होत्रा। तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस में जो मंत्रालय में चुने गए हैं सचिव जिन्हें बनाया गया है, उनका नाम है दोस्तों संजय मल्होत्रा। अब ये संजय मल्होत्रा जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस मतलब कि वित्त मंत्रालय में ये सचिव के पद पर पदस्थ हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसके पहले हमारे देश में जो वित्त मंत्री हैं उनका नाम क्या है, उनके बारे में जानेंगे। तो ये जो है ये जो सामने आपको फ़ोटो दिख रहे हैं, फ़ोटो में ये इन्हीं का नाम है संजय मल्होत्रा। ठीक है दोस्तों, संजय मल्होत्रा इन्हीं का नाम है और ये जो है फाइनेंस जो वित्त मंत्रालय उसके सचिव बनाए गए हैं। चलो इससे रिलेटेड यदि हम चीज़ देखें तो हमारे देश की जो वित्त मंत्री है वो निर्मला सीतारमण है, पहली स्वतंत्र महिला मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। और ये जो है फाइनेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के। उसके बाद वित्त मंत्री जो राज्य मंत्री का जिन्हें दर्जा दिया जाता है वो पी राधाकृष्णन को दिया गया है, जो जिन्हें स्वतंत्र प्रभार होता है दोस्तों। तो स्वतंत्र प्रभार में वित्त मंत्री जो है राज्य मंत्री पी राधाकृष्णन है। उसके बाद हम यदि देखें तो वित्त मंत्रालय की स्थापना जो इंडिया में हुई थी वो 29 अक्टूबर 1946 में हुई थी, मतलब 1946 में हमारे यहाँ पर वित्त मंत्रालय या वित्त विभाग का हमारे यहाँ स्थापना हुआ था। तो वित्त विभाग का काम ही है लेखा जोखा रखने का, मतलब जो फाइनेंशियल जो है इंडिया की उसमें उतार चढ़ाव जो भी होगा वो उसका पूरा काम वित्त मंत्री ही देखते हैं। तो हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण है। हमारे यहाँ से भारत के जो वित्त सचिव हैं जिनका नाम है टीवी सोमनाथन, ये वित्त सचिव हैं। तो इसमें अभी जो नए वित्त मंत्रालय में नए जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल जो सचिव के रूप में यहाँ पर पदस्थ हुए हैं उनका नाम है संजय मल्होत्रा। ये हाल ही में ज्वाइनिंग हुई है दोस्तों, उनका नाम है संजय मल्होत्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो क्रिकेट जगत से भी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आईसीसी ने स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से किसे चुना गया है? चलिए तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से चुने गए उनमें से 4 ऑप्शन यदि हम आपको दें और आप गेस करके लगाएं, यदि आप तुक्का मारते हैं तो भी आपको सही मारना होगा। चलिए यदि आप चर्चाओं में हैं और आप डेली यदि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, डेली यदि न्यूज़पेपर आप रीड करते हैं दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे ही दे देंगे। आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, करंट अफेयर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि न्यूज़पेपर से जो है ये सब कवर हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन में से विराट कोहली, इमरान ताहिर, बाबर आजम और डेरिल मिशेल। तो इसमें 4th जो ऑप्शन है यहाँ पर मिलेगा आपको, इसका नाम है डेरिल मिशेल। अब ये जो डेरिल मिशेल है ये क्रिकेटर हैं और इन्हें
आईसीसी के द्वारा स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021, ध्यान दीजिए 2021 की बात करेंगे हम, क्योंकि 22 का अवार्ड 21 में मिलता है। तो 2021 का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसे दिया गया है? डेरिल मिशेल को दिया गया है। ये इस टाइप से दिखते हैं, देखिए आप इसका यहाँ पर हम इसको दिखाएंगे और इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि डेरिल मिशेल कहाँ के रहने वाले हैं। तो डेरिल मिशेल जो है वो न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं, मतलब कि न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं और ये न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं। तो डेनिल जो मिशेल है, जिन्हें स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड दिया गया है, ये न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। और डेनियल जो विटोरी है और ब्रेंडन मैकुलन और केन विलियमसन के बाद यह पुरस्कार जीतने वाले ये तीसरे नंबर के मिलेंगे आपको, क्योंकि डेनियल विटोरी को पहली बार मिला था, ब्रेंडन मैकुलम को दूसरी बार और केन विलियमसन को तीसरी बार, और चौथी बार यदि हम देखें तो यहाँ पर डेरिल मिशेल को मिला गया है। तो ये 4th नंबर के होंगे। क्लियर है दोस्तों? 4th नंबर के होंगे डेरिल मिशेल और ये न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। अब यहाँ पर यदि हम आईसीसी की बात करें तो इस आईसीसी के बारे में यदि हम बात करें तो आईसीसी में स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड के बारे में, तो आईसीसी जो है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड सालाना आईसीसी के द्वारा ये दिया जाता है और इसमें खेल की भावना को कायम रखने के लिए दिया जाता है। मतलब जो खेल की भावना को कायम रखकर, संयम बरत कर दोस्तों जो क्रिकेट खेलते हैं ऐसे क्रिकेटर को दिया जाता है। तो इसमें हर साल दिया जाता है और सबसे उल्लेखनीय खिलाड़ी को पहचानने के लिए इसको दिया जाता है। मतलब कि उसके अंदर जो पैसेंस है वो उस पैसेंस को ध्यान में रखते हुए, खेल की भावना को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। आईसीसी के बारे में हम यदि बात करें तो अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले हैं अध्यक्ष के रूप में आईसीसी के, और इसके सीईओ जो हैं वो जोप एलाडर्लिस है और मुख्यालय इसका दुबई में है और संयुक्त अरब अमीरात में है दोस्तों। तो आपको मालूम है दुबई इसका जो मेन मुख्यालय है और यहाँ पर जो हेडक्वार्टर है यहीं से सब डिसाइडेड होता है दोस्तों। ठीक है, स्थापना हुई थी इसकी 19 जून 1909 को। तो आईसीसी के बारे में कभी कभी बहुत सारी चीज़ें पूछ ली जाती है दोस्तों। जैसे हमारे इंडिया में जो क्रिकेट के भगवान हैं ये हैं सचिन तेंदुलकर। अब आपने देखा होगा अभी जो हमारे इंडियन जो क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है, ठीक है, और इंडियन क्रिकेट के जो कैप्टन है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि हमारे इंडियन टीम के क्रिकेटर जो कैप्टन है वो कौन है। तो इंडियन टीम के कैप्टन आपको बताना होगा, कमेंट करके बताइए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। किस राज्य ने अनुसूचित जाति के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की, जिसे एमएसएमई की संख्या सबसे अधिक है? तो ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर शेड्यूल कास्ट एससी कैटेगरी वालों के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की संख्या सबसे अधिक है? ऐसा कौन सा स्टेट है? हमें स्टेट के बारे में बताना है डियर स्टूडेंट। 4 ऑप्शन यदि हम देखें तो ये सब साउथ के ही हैं चारों ऑप्शन। कर्नाटक है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है एमएसएमई में शेड्यूल कास्ट एससी के लिए सूक्ष्म और लघु उद्योग सबसे ज़्यादा लगाए गए हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। एमएच में सबसे ज़्यादा दोस्तों शेड्यूल कास्ट के लिए, एससी के लिए सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्योगों की संख्या ज़्यादा है यहाँ पर। चलिए महाराष्ट्र की बात करें हम। महाराष्ट्र के बारे में यदि इसके बारे एमएसएमई की बात करें हम यहाँ पर, तो बहुत सारे की पॉइंट्स निकल के आते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर कितने उद्योग हैं इसके बारे में बताते हैं आपको। 96,805 उद्यमों के साथ महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। फर्स्ट रैंक जो है वो एमएच का है डियर फ्रेंड। इसके बाद सेकंड रैंक में जो है वो तमिलनाडु है। सेकंड रैंक तमिलनाडु, ठीक है। सेकेंड रैंक तमिलनाडु है जिसमें 42,997 उद्यमों के साथ तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद यदि हम देखें तो थर्ड रैंक में 38,517 इकाइयों के साथ राजस्थान तीसरे स्थान पर है। तो इसमें फर्स्ट रैंक और सेकेंड रैंक और थर्ड रैंक, अब ये तीनों रैंक देखेंगे हम, तो यहाँ पर थर्ड में है राजस्थान। क्लियर है दोस्तों, राजस्थान थर्ड रैंक में है। अब यहाँ पर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में तो अभी बहुत सारी यहाँ पर
पॉलिटिक्स के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहे हैं। और अभी वर्तमान में यदि बात करें महाराष्ट्र के बारे में तो गवर्नर जो है भगत सिंह कोश्यारी है, जो गवर्नर है यहाँ के। गवर्नर का नाम याद तो रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछता है दोस्तों। चीफ मिनिस्टर की बात करें तो अब ये उद्धव ठाकरे चेंज हो गए डियर फ्रेंड। अब इनकी जगह शिंदे बन गए हैं, सुशील कुमार शिंदे बन गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो अभी शिंदे को बना दिया गया है, शिंदे को सीएम बनाया गया है महाराष्ट्र का। ठीक है, स्थापित की गई है। तो यहाँ पर यदि एमएच महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई है। यहाँ पर लोकसभा सीट है 48, राज्यसभा सीट है 19 और महाराष्ट्र भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है डियर फ्रेंड। ठीक है, तो एमएच भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। महाराष्ट्र की जो सीमा है वो 6 राज्यों को, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा और एक केंद्र शासित प्रदेश जिसे कहते हैं दादर नागर हवेली, जो मुंबई के पास में ही पड़ता है। इतने सीमाओं को, मतलब कि इतने राज्य की सीमाओं को महाराष्ट्र छूता है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन निकल के आते हैं, ये आपको पता रखना है। यदि नेशनल यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान में चंदोली राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, गुंगामल राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड में नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड में पेंच राष्ट्रीय उद्यान, फोर्थ में जवाहरलाल नेहरू उसका नाम हो गया अभी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली। ठीक है दोस्तों, और फिर है तडोबा राष्ट्रीय उद्यान। तो हमने कितने सारे राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ली है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड 6 राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज़्यादा यहाँ पर इन्हें नॉमिनेट किया गया है, मतलब कि ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये डिजिटल स्किल के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से भी डिजिटल इंडिया से क्वेश्चन आते हैं। ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स, मतलब ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में किस देश ने टॉप किया है? तो टॉप लिस्ट में जो देश है, जिस कंट्री का नाम है, उसमें सबसे ज़्यादा देखेंगे टॉप लिस्ट में तो भारत जो है, इंडिया सबसे ज़्यादा टॉप लिस्ट में है। इसका कारण ये है कि भारत में 4G रिवॉल्यूशन या 4G जनरेशन सबसे पहले 4G जनरेशन मतलब मोबाइल की 4G जनरेशन आने के कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिजिटलाइज्ड इंडिया हो गया है। और गाँव में देखेंगे आप तो गाँव सबसे ज़्यादा डिजिटल हो चुका है। वर्तमान में गाँव सबसे ज़्यादा डिजिटल हो चुका है। ये तो अच्छी बात है कि हमारे इंडिया में 4G ही अभी चालू है, 5G का बहुत जल्दी ट्रायल भी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमारा इंडिया जो है ये ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स में 2022 में सबसे टॉप में फर्स्ट रैंक में है। क्लियर है दोस्तों? तो ये है। अब इसमें इसकी बात करें तो ग्राहक संबंध प्रबंधन जिसे कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में अग्रणी खिलाड़ी सेल्स फोर्स के द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है। तो सेल्स फोर्स के द्वारा ये जो इंडेक्स जारी किया जाता है उसमें ये डाटा हमें प्राप्त हुआ है। तो ये सब डाटा दोस्तों गूगल से प्राप्त हुआ है। भारत ने 100 में से 63 अंक प्राप्त किए। इसमें डिजिटल कौशल तत्परता का नेतृत्व करता हुआ 19 देशों में सबसे अधिक तत्परता सूचकांक में इंडिया का फर्स्ट रैंक है। क्लियर दोस्तों? इंडिया का फर्स्ट रैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अभी लिटरली एसएससी के एमटीएस क्वेश्चन में पूछा गया था। यहाँ पर लिखा है स्पीतुक गस्टर फेस्टिवल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये फेस्टिवल वाला क्वेश्चन है। तो इंडिया के करंट अफेयर सीए से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो ये इंडिया के कल्चर का क्वेश्चन दोस्तों, इसीलिए क्वेश्चन ज़्यादा उठाए जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। तो स्पीतुक बड़ा अच्छा नाम है इसका, इसे याद रखना होगा।
स्पितुगस्टर फेस्टिवल ये लद्दाख में मनाया गया है। और इसका जो शुभंकर आप देखेंगे तो ये इस टाइप से दिखता है, आप देखेंगे तो यहाँ पर ये फ़ोटो में दिख रहा है। चलिए, स्पितुगस्टर फेस्टिवल लद्दाखी संस्कृति के अनुसार मनाया जाता है और ये पारंपरिक विरासत का 2 दिवसीय कार्यक्रम होता है जिसे वार्षिक उत्सव भी कहा जाता है। और इसमें 30 और 31 जनवरी 2022 को लेह लद्दाख में, जो केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में बना है अभी, जो 376 इसमें 370 हटने के बाद, आर्टिकल 370 हटने के बाद में इसे लेह और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो इसके कारण दोस्तों यहाँ पर ये जो फेस्टिवल है मनाया गया है। इसे रंगीन उत्सव को देखने के लिए भक्त हर साल स्पितुक मठ में आते हैं और रंगीन मुखौटा नृत्य में भाग लेते हैं। चेहरे पे रंगीन मुखौटा होता है जिसे स्थानीय रूप से चम्स कहा जाता है। तो ये कभी कभी ये इस टाइप से क्वेश्चन एमपीएससी में क्वेश्चन पूछ ले जाता है। स्पितुक मठ लेह में 8 किलोमीटर दूर में है और वहाँ पर ये जो उत्सव मनाया जाता है। लेह और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में स्पुतनिक मठ में मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, लद्दाख के बारे में यदि बात करें हम तो उपराज्यपाल जो हैं इसके राधा कृष्ण माथुर हैं और केंद्र शासित प्रदेश जो है ये 31 अक्टूबर 2019 को मनाया गया है। और लोकसभा सीट इसकी जो दोस्तों एक है, इसकी लोकसभा सीट एक ही है। प्रमुख दर्रे कौन कौन से इसमें दर्रों की बात करें तो उमलिंग ला, ठीक है, यह देश का सबसे ऊंचा और मोटरेबल पास है दोस्तों। और खादुला दर्रा इसमें है, थांग दर्रा है, तंगलांग दर्रा है, चांगला दर्रा है दोस्तों। यहाँ इतने सारे दर्रे हैं और ये बार बार दोस्तों एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कंचौध पर्व मनाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी उत्सव से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंचौथ पर्व की बात की जा रही है, मनाया जाता है तो ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। 4 ऑप्शन यदि की बात करें हम तो ये जो है ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है कंचौथ पर्व, इसे कहेंगे कंचौथ पर्व। और कंचौथ पर्व जो है दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। कंचौथ पर्व जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अब यदि बात करें हम इसकी तो ये किस महीने में मनाया जाता है तो माघ के महीने में शुक्ल पक्ष के दौरान इसे आमतौर पर जनवरी और फरवरी में मनाया जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो जनवरी या फरवरी में पड़ता है ये, और यह त्यौहार जनवरी फरवरी में माघ के महीने के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। अब प्राचीन त्यौहार जो है ये बहुत प्राचीन है और इस त्यौहार जो प्राचीन है ये जम्मू कश्मीर का मेन प्राचीन त्योहारों के रूप में गिना जाता है और मुख्य रूप से नाग अनुयायियों के द्वारा ये मनाया जाता है। तो वहाँ के जो नाग अनुयायी है उनके द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार जम्मू कश्मीर के चिनाब घाटी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा धार्मिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अब यदि 3 दिवसीय त्यौहार की बात करें तो ये 3 दिवसीय त्यौहार विवाहित महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है, क्योंकि ये 3 दिन तक चलता है त्यौहार और जितने विवाहित महिलाएं वही मनाएगी, अविवाहित महिलाएं नहीं मनाती इसमें। ठीक है, और इसमें जो मेन इसका पर्पस है, इस त्यौहार को मनाने के पीछे पर्पस ये है कि पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है इसमें महिलाएं। ठीक है, जम्मू कश्मीर के बारे में यदि बताएं डियर फ्रेंड तो मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं, गवर्नर हैं और केंद्र शासित प्रदेश बना है ये 31 अक्टूबर 2019 को। इस डेट को नोट कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट। यूनियन टेरिटरी कब बना ये इसके साथ में ये पूछा ही जाएगा, किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों ज़रूर पूछेगा। तो ये यूनियन टेरिटरी में मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश में 31 अक्टूबर 2019 को मनाया गया है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री किसान आपदा योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY को कब तक बढ़ा दिया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोदी जी से रिलेटेड। तो दोस्तों ये योजना है और बहुत सारी योजनाएं जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो योजना है मार्च 2026 तक इस योजना को बढ़ा दिया गया है। PMKSY योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है, मार्च 2026 तक।
तो PMKSY योजना अवधि 2026 तक बढ़ी है। इस योजना के अंतर्गत यदि हम बात करें डियर फ्रेंड, तो 4,600 करोड़ रुपए का आवंटन उसमें हुआ है और इसकी अवधि 2026 तक बढ़ा दिया है। योजना के बारे में मैं बात करूंगा, आपको बताऊंगा। यह योजना मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा प्रशासित किया जाता है, मतलब कि ऑपरेट किया जाता है। और इस योजना का जो उद्देश्य है, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में समग्र विकास और उन्नति के लिए इसका मेन पर्पस यही है, मेन उद्देश्य इसका यही है कि क्षेत्र के समग्र विकास और उन्नति के लिए इसका काम हो। 2017 में केंद्र सरकार के द्वारा 6,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ, ध्यान रखिएगा डाटा कभी पूछ लेता है कितने करोड़, 6,000 करोड़ के आवंटन के साथ कृषि समुद्री जो प्रसंस्करण है और कृषि प्रसंस्करण समूह के विकास के लिए ये योजना शुरू की गई थी। लेकिन अब इसमें PMKSY योजना भी जुड़ गई है। तो अगस्त 2017 में इस योजना का नाम बदलकर PMKSY कर दिया गया है। ठीक है, चलिए मोस्ट की पॉइंट की बात करें तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के जो अध्यक्ष जो हैं वो पशुपति कुमार पारस हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोस्तों। और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की जो स्थापना हुई थी वो 1988 में हुई थी दोस्तों। 1988 में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की स्थापना हुई थी। तो यहाँ से 2-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने करोड़ आवंटन हुए थे, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के बारे में पूछ सकता है, और ये कब तक इसकी अवधि बढ़ाई गई है ये पूछा जा सकता है दोस्तों। चलिए अब हम खेल के अंतर्गत आएंगे और खेल से जुड़े यहाँ पर आपको कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन आपने देखा है, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, तो इसमें एक अफवाह, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। ये है फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन, और ये हो जाएगा विंबलडन ओपन, विंबलडन ओपन, और ये होता है यूएस ओपन, यूएस ओपन। तो यहाँ पर दोस्तों यदि देखें तो ये टेनिस जो है आपने देखा होगा, ये जो इसके बारे में यदि हम बात करें तो ये जो गेम है ये टेनिस इसमें खेला जाता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, ये 4 ओपन होते हैं, आप सभी को पता है। इसका शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको बता दिया, अफवाह करके याद रखिए आप, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, थर्ड में विंबलडन और फोर्थ में यूएस ओपन। तो इसमें जो है 2022 में पुरुष एकल का जो खिताब जीतने वाले प्लेयर का नाम बताना है आपको। तो यहाँ पर फोटो में दिख रहा हूँ आपको, यहाँ पर नाडाल्स न्यू रिकॉर्ड लिखा हुआ है, ओनली मैन विथ 21 ग्रैंड स्लैम। इट मीन्स राफेल नाडाल जो हैं, देखो रोजर फेडरर भी खेलते हैं, नोवाक जोकोविच भी खेलते हैं, डेनियल मेवदेव भी खेलते हैं, ये सब टेनिस प्लेयर हैं दोस्तों, ये सब टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है। लेकिन इसमें 21 ग्रैंड स्लैम जो है प्राप्त करने वाले, जिसने खिताब जीता है, उनका नाम है राफेल नाडाल, और राफेल नाडाल के नाम पर ये खिताब हो चुका है। चलिए देखते हैं कि राफेल नाडाल जो है ये किनको हराए हैं। तो इन्होंने, राफेल नाडाल ने डेनियल मेवदेव को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। डेनियल मेवदेव भी ये जो है टेनिस प्लेयर हैं, यह उनका 21वां मेजर खिताब है दोस्तों, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। ऐसा करने वाले वे पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं जिनका नाम है राफेल नाडाल, ठीक है। और महिला टेनिस में मार्गरेट कोर्ट, याद रखिएगा, मार्गरेट कोर्ट जो ऑस्ट्रेलिया की है, और इसके पास 24 एकल मेजर खिताब है, और ये ऑल टाइम रिकॉर्डेड है दोस्तों, 24 मेजर एकल खिताब। तो इनका नाम है, महिला में है मार्गरेट कोर्ट और पुरुष में है राफेल नाडाल। तो मार्गरेट कोर्ट के पास 24 एकल किताब है, 24 एकल खिताब है, और राफेल नाडाल के पास 21 है ग्रैंड स्लैम। तो इसने 24 ग्रैंड स्लैम इनके नाम पर है, और राफेल नाडाल के नाम पे 21 ग्रैंड स्लैम है।
चलिए अब हॉकी की बात करें हम, तो हॉकी से भी क्वेश्चन निकल के आते हैं। 2022 महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट कहाँ पर जो है भारत में कौन सा पदक ने जीता है। तो ये तो हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि हमारा जो देश का जो गौरव है, इनने हॉकी नहीं किया है। 2022 में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट जो है ये भारत ने ही पदक जीता है। और इसमें भारत ने कौन सा पदक जीता है ये आपको बताना है। तो भारत में इसने कांस्य पदक जीता है दोस्तों। भारत ने क्या जीता है? कांस्य पदक। अब ये जो आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो, आप देखिए वुमेन्स एशिया कप हॉकी इंडिया बीट चाइना, मतलब कि हमने किसको हराया है? चाइना को हराया दोस्तों। चाइना को हराकर सेकंड विनर कौन है? चाइना है। चाइना को हराया और चाइना को हराकर हमने यह खिताब अपने नाम किया दोस्तों। चलिए 2-0 से अपने नाम किया है। अब यदि हम बात करें तो यहाँ पर भारत ने चीन को 2-0 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। 2022 की महिला हॉकी कप महिला एशिया कप का जो है ये 10वां संस्करण था। ठीक है, 9th संस्करण तो हम जीत नहीं पाए, लेकिन 10वां संस्करण हमने जीत लिया। अब यह टूर्नामेंट 21 जनवरी से 28 जनवरी 2022 तक मस्कट में खेला गया था और ये ओमान में सुल्तान काबूस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था। याद रखिएगा, ये जो मस्कट है ये है ओमान देश में और ये सुल्तान काबूस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन किया गया था। विजेता जापान ने महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में अपना तीसरा खिताब जीतने के लिए फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-0 से इसमें हराया था। एशिया हॉकी महासंघ के बारे में बात करेंगे तो इसका जो मुख्यालय है वो कुआलालंपुर में है, मलेशिया में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा था। उसके बाद राष्ट्रपति यदि बात करें यहाँ की, तो राष्ट्रपति अल सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाही। इतना लंबा नाम है भैया, याद करते करते थक जाएंगे, बट आपको याद आ जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा लंबा नाम होगा याद आपको उसी को टिक लगाना है 4 ऑप्शन में। यदि इसके जो है स्थापना की बात करें तो 1958 में इसकी स्थापना की थी। तो ये थे दोस्तों इस मंथ में जो करंट अफेयर्स जो थे, इस मंथ के करंट अफेयर्स हैं जो हुए हैं हाल ही में। अब इन करंट अफेयर्स का जो है एक संकलन हम आपके लिए लेकर आएंगे। मंथली करंट अफेयर आपके लिए हम लेकर आएंगे दोस्तों, और इसमें सारे टॉपिक को कवर करेंगे। स्पोर्ट्स को कवर करेंगे हम, ठीक है दोस्तों। स्पोर्ट्स को ज़्यादा कवर करेंगे क्योंकि स्पोर्ट्स से ज़्यादा क्वेश्चन निकल के आते हैं। फिर कल्चर को हम कवर करेंगे और बहुत से जो हैं करंट अफेयर के जो सेक्शन है वहाँ से भी हम इन्हें कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपके लिए करंट अफेयर्स का संकलन जो एग्ज़ाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। दोस्तों हमारे वीडियो को आपने देखा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। और ऐसे ही आपको पल पल के अपडेट के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है। थैंक यू दोस्तों।